नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल। आज मैं आप सबके सामने भारतीय संविधान के अनुच्छेद की ट्रिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इससे पहले मैंने इस वीडियो का पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने 1 से लेके 20 तक के सभी अनुच्छेदों को ट्रिक के माध्यम से याद करवा दिए हैं। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रहा हूँ, उसके जरिए आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे आग्रह करूँगा कि वीडियो को अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है अनुच्छेद 21, जिसमें वर्णन है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का। दैहिक का मतलब होता है शरीर और संरक्षण का मतलब होता है रक्षा करना। तो जैसे कि आप लोग पिक में देख रहे हैं कि जो 2 है वह नाग की तरह दिख रहा है और जो 1 है वह इंसान की तरह दिख रहा है। तो नाग के सामने खड़ा इंसान अपने प्राण और शरीर की रक्षा के लिए स्वतंत्र है। वह चाहे तो उस नाग को मार के या वहां से भाग के अपने प्राण की रक्षा कर सकता है। यानी अगर वह नाग के सामने खड़ा रहा तो उसके प्राण और शरीर की रक्षा नहीं हो सकती, यानी कुछ न कुछ उसको नुकसान होगा। तो वह स्वतंत्र है, वह चाहे तो वहां से भाग के अपने प्राण और शरीर को बचा सकता है। तो अनुच्छेद 21 में किसका वर्णन है दोस्तों? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का, क्योंकि जो नाग है वह प्राण और शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए व्यक्ति स्वतंत्र है कि वह अपने प्राण और शरीर को बचाए। क्लियर है? अगला है अनुच्छेद 21 का, जिसमें वर्णन है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार का। तो आपको पता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं या तो वह 1-2 पढ़ते हैं या फिर काका खा पढ़ते हैं स्टार्टिंग में। तो अंकों को जोड़ते घटाते या गुणा करते समय हम राइट से लेफ्ट की तरफ लिखते हैं, यानी पहले 1 लिखेंगे और 1 के आगे लिखेंगे 2, तो हो जाएगा 21। और शब्द जब लिखते हैं तो उसको लेफ्ट से राइट की तरफ लिखते हैं, यानी 1 लिखा हुआ है और उसके बाद लिखेंगे काका गाहा। तो काका गाहा ना लिख के सबसे पहले का पढ़ेंगे तो का लिख देंगे, तो हो जाएगा 21 का। तो अनुच्छेद 21 का में किसका वर्णन है दोस्तों? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार का, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं या तो वह 1-2 पढ़ते हैं या फिर काका गाहा पढ़ते हैं। तो पहले 1 लिखेंगे और उसके आगे 2 लिखेंगे तो 21 हो जाएगा और का से हो जाएगा 21 का। क्लियर है? अगला है अनुच्छेद 22, जिसमें वर्णन है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। यानी अगर ऐसा कहें कि कोई भी ऐसी दशा जिससे हम गिरफ्तारी से बच सकें, तो मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी भी चीज को चोरी करता है और जिसके घर से उसने चोरी की वह जान गया कि इस व्यक्ति ने मेरी इस चीज को चुराया है, तो वह बोलेगा कि मेरी चीज मुझे वापस दे दो, है ना। अगर आप उस चीज को वापस दे देते हो तो आप उस गिरफ्तारी से बच जाओगे। तो दे दो में 2 शब्द हैं, 2 बार दे और दो, तो दोनों को कर लेते हैं 2-2 यानी 22। तो अनुच्छेद 22 में किसका वर्णन है दोस्तों? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण का। मतलब आप चोरी की हुई चीज को वापस दे देते हो तो गिरफ्तारी से बच जाते हो। क्लियर है? अगला है अनुच्छेद 23, जिसमें वर्णन है मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम के प्रतिषेध का। यानी किसी भी मनुष्य के बेचने और खरीदने पर प्रतिबंध है। तो 23 को याद करने के लिए हम लोग कर लेते हैं 28। तो आपको पता है कि जो टाइस है वो मनुष्यों के लिए एक व्यापार है। कुछ लोग टाइस को बेचकर अपना व्यापार चलाते हैं, यानी मानवों का एक व्यापार टाइस भी है। तो टाइस से हो गया अनुच्छेद 23 और मानवों के लिए व्यापार है, तो मानव और व्यापार से हो गया मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। तो अनुच्छेद 23 में किसका वर्णन है दोस्तों? मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम के प्रतिषेध का। क्लियर है? क्योंकि जो टाइस का काम है वो मानवों के लिए व्यापार है। अगला है अनुच्छेद 24, जिसमें वर्णन है कारखानों व दुकानों में छोटे बच्चों के कार्य करने पर प्रतिबंध का। यानी जो छोटे बच्चे हैं वह कारखानों और दुकानों में काम ना करें, उसके लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो आपको पता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वह ज्यादातर दुकानों में चाय बेचने का काम करते हैं, और चाय बेच को अगर साथ में पढ़ें तो हो जाएगा चाय बीच अर्थात 24। तो अनुच्छेद 24 में किसका वर्णन है दोस्तों? कारखानों और दुकानों में छोटे बच्चों के काम करने पर प्रतिबंध।
यानी दुकानों में जो छोटे बच्चे चाय बेचने का काम करते हैं उसमें प्रतिबंध लगाना। और चाय बेच से 24 अर्थात अनुच्छेद 24। क्लियर है। अगला है अनुच्छेद 25 जिसमें वर्णन है धर्म को मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता का। तो 25 को याद करने के लिए हम लोग कर लेते हैं पक्षी। तो आपको पता है कि कोई भी पक्षी किसी भी धर्म को नहीं मानता और ना ही किसी भी धर्म का प्रचार करता है। अगर बात कर लें कबूतर की, तो कबूतर शांति का प्रतीक होता है, ना कि किसी भी धर्म का प्रचारक होता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी पक्षी किसी भी धर्म को नहीं मानता और ना ही किसी भी धर्म का प्रचार करता है। तो पक्षी से हो गया अनुच्छेद 25। तो अनुच्छेद 25 में किसका वर्णन है दोस्तों? धर्म को मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता का। यानी हर व्यक्ति स्वतंत्र है, वह किसी भी धर्म को मान सकता है और वह किसी भी धर्म का प्रचार कर सकता है। अगला है अनुच्छेद 26 जिसमें वर्णन है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का। यानी कोई भी व्यक्ति धार्मिक कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। अगर 26 से 7 शब्द को हटा दें तो शब्द बचेगा छवि, और धार्मिक कार्य करने से व्यक्ति की छवि में वृद्धि होती है, यानी छवि में सुधार होता है। तो छवि से हो गया अनुच्छेद 26। और छवि में सुधार कब होता है? जब कोई भी व्यक्ति धार्मिक कार्य करता है। तो धार्मिक कार्य से हो गया धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 26 में किसका वर्णन है दोस्तों? धार्मिक कार्य के प्रबंध की स्वतंत्रता का, क्योंकि धार्मिक कार्य करने से व्यक्ति की छवि सुधरती है। क्लियर है। अगला है अनुच्छेद 27 जिसमें वर्णन है विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय की स्वतंत्रता का। तो 27 को पढ़ने में ऐसा लग रहा है जैसे शब्द लिखा हो 27, यानी सताने की बात हो रही है। तो अगर आप किसी भी धर्म की वृद्धि के लिए पैसे देते हो तो आपका उस पर टैक्स नहीं लगेगा। मतलब कोई भी इनकम टैक्स ऑफिसर आपको नहीं सताएगा अगर आप किसी भी धर्म की वृद्धि के लिए पैसे देते हो। मतलब उस पैसे में आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो सताने से हो गया अनुच्छेद 27। और कब नहीं सताएगा? जब आप किसी भी धर्म की अभिवृद्धि के लिए पैसे देते हो तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। मतलब आप पैसे देने के लिए स्वतंत्र हो। क्लियर है। अगला है अनुच्छेद 28 जिसमें वर्णन है धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में शामिल होने की स्वतंत्रता का। मतलब एक धर्म के व्यक्ति को दूसरे धर्म की शिक्षा या उपासना के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो अनुच्छेद 28 में लिखे हुए हैं 2 शब्द, एक 2 और दूसरा 8। तो 8 को याद करने के लिए हम लोग कर लेते हैं हाथ। तो चाहे धर्म कोई भी हो, उसमें उपासना करने के लिए दोनों हाथों का उपयोग किया जाता है। हिंदू धर्म में दोनों हाथों को जोड़ के भगवान की उपासना की जाती है और मुस्लिम धर्म में दोनों हाथों को उठा के अल्लाह के लिए नमाज पढ़ी जाती है। मतलब धर्म कोई भी हो, उपासना के लिए दोनों हाथों का प्रयोग किया जाता है। तो 2 से हो गया 2 और हाथ से हो गया 8। तो 2 और 8 मिलके हो गया 28 अर्थात अनुच्छेद 28। तो अनुच्छेद 28 में किसका वर्णन है दोस्तों? धर्म की उपासना या धार्मिक शिक्षा में शामिल होने की स्वतंत्रता का। क्लियर है। अगला है अनुच्छेद 29 जिसमें वर्णन है अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण का। तो 29 को याद करने के लिए हम लोग कर लेते हैं कुंती। अगर आपने महाभारत देखी है तो आपको पता होगा कि कुंती और माद्री पांडवों की माता थी और पांडव अल्पसंख्यक थे कौरवों की अपेक्षा, क्योंकि कौरव 100 थे और पांडव थे 5। तो जो कुंती के पुत्र थे उन्होंने अपने हितों के संरक्षण के लिए पांडवों से लड़ाई की थी। तो कुंती से हो गया अनुच्छेद 29। और लड़ाई क्यों की थी? अपने हितों के संरक्षण के लिए, क्योंकि वह अल्पसंख्यक थे। तो अनुच्छेद 29 में किसका वर्णन है दोस्तों? अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण का। अगला है अनुच्छेद 30 जिसमें वर्णन है शिक्षा संस्थान की स्थापना या प्रशासन के लिए अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। तो इससे पहले मैंने क्या बताया कि अल्पसंख्यक यानी पांडवों को उनके राज्य से निकाल दिया गया था, अर्थात उनको प्रशासन में भाग नहीं लेने दिया गया था, इसलिए उन्होंने कौरवों से लड़ाई की थी। अर्थात अपने हितों के लिए कुंती पुत्रों ने लड़ाई की थी। तो ठीक कुंती अर्थात अनुच्छेद 29 के बाद उन्होंने अपने प्रशासन के लिए यानी राज्य के प्रशासन करने के लिए लड़ाई की थी और फिर लड़ाई को जीतने के बाद उन्होंने राज्य के प्रशासन को अपने हाथ में लिया था। किन्होंने? अल्पसंख्यक वर्गों ने, अर्थात जो कौरवों की अपेक्षा अल्पसंख्यक थे यानी पांडवों ने। तो अनुच्छेद 30 में किसका वर्णन है दोस्तों? अल्पसंख्यक वर्गों द्वारा शिक्षा संस्थानों की स्थापना
या प्रशासन के लिए अधिकार। क्लियर है। अगला है अनुच्छेद 31, जिसको निरसित कर दिया गया है, अर्थात संविधान से डिलीट कर दिया गया है। इसमें पहले संपत्ति के अधिकार का वर्णन था। तो 31 को याद करने के लिए हम लोग कर लेते हैं एक्टिव, और दूसरी तरफ शब्द लिखा हुआ है डीएक्टिव। डीएक्टिव का मतलब होता है बंद करना। तो एक्टिव और डीएक्टिव दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो एक्टिव से हो जाएगा अनुच्छेद 31 और डीएक्टिव से हो जाएगा बंद करना। तो अनुच्छेद 31 में किसका वर्णन है दोस्तों? निरसन का, अर्थात जो भी था वह डिलीट कर दिया गया, यानी डीएक्टिव कर दिया गया। क्लियर है। अगला है अनुच्छेद 32, जिसमें वर्णन है अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार का। तो अधिकार को याद करने के लिए हम लोग कर लेते हैं अधिकार, और प्रवर्तित को कर लेते हैं परिवर्तित। इसकी ट्रिक बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब टॉर्च का आविष्कार हुआ था तो टॉर्च को भारत में बोलते थे बैटरी, और अभी भी बैटरी वाली टॉर्च आती है। तो बैटरी से हो गया 32, अर्थात अनुच्छेद 32। और जो टॉर्च होती है वह अंधियार को उजाले में परिवर्तित कर देती है। जब घर में लाइट नहीं होती तो आप टॉर्च का उपयोग करते हो, क्योंकि जो टॉर्च होती है वह अंधियार को उजाले में परिवर्तित कर देती है। तो अंधियार और परिवर्तित से हो गया अधिकारों को परिवर्तित कराना। तो अनुच्छेद 32 में किसका वर्णन है दोस्तों? अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उपचार का। क्लियर है। अगला है अनुच्छेद 33, जिसमें वर्णन है उपांतरण करने में संसद की शक्ति। इसमें सबसे पहले हम लोग उपांतरण का ऊ ले लेते हैं, जो कि 3 की तरह दिखता है, और फिर सबसे लास्ट वाला अक्षर ले लेते हैं जो लिखा हुआ है शक्ति, और शक्ति में शब्द लिखा हुआ है ती, अर्थात 3। तो 3 और 3 मिलके कितना हो गया दोस्तों? 33। तो अनुच्छेद 33 में किसका वर्णन है? उपांतरण करने में संसद की शक्ति का, क्योंकि हम लोगों ने सबसे पहले अक्षर का पहला वर्ड पकड़ा और फिर अक्षर का लास्ट वर्ड पकड़ा। तो हमें 3 और 3 मिले, और 3 और 3 से होता है 33। क्लियर है। अगला है अनुच्छेद 34, जिसमें वर्णन है क्षेत्र में सेना के अधिकारों का निर्वर्धन। तो शब्द लिखा हुआ है सेना के अधिकार। सेना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? मिलिट्री फोर्स। और मिलिट्री में शब्द लिखा हुआ है ट्री, अर्थात 3, और फोर्स में शब्द लिखा हुआ है 4। तो 3 और 4 मिलके कितना हो गया दोस्तों? 34, अर्थात अनुच्छेद 34। और मिलिट्री फोर्स का मतलब क्या होता है? सेना। तो अनुच्छेद 34 में किसका वर्णन है दोस्तों? क्षेत्र में सेना के अधिकारों के निर्वर्धन का। क्लियर है। इस वीडियो का लास्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 35, जिसमें वर्णन है संवैधानिक अधिकारों को लागू करने के विधान का। तो 35 से मिलता जुलता शब्द है पति, और आपको पता है कि मैरिज के बाद संवैधानिक रूप से पति की संपत्ति पर पत्नी का अधिकार हो जाता है ना? पति की संपत्ति पर पत्नी का अधिकार संवैधानिक रूप से लागू हो जाता है मैरिज के बाद। तो संवैधानिक और अधिकार से हो गया संवैधानिक अधिकारों को लागू करने का विधान, और पति से 35। तो अनुच्छेद 35 में किसका वर्णन है दोस्तों? संवैधानिक अधिकारों को लागू करने के विधान का। तो इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो में 21 से लेकर 35 तक के सभी अनुच्छेदों को ट्रिक के माध्यम से याद किए, और आगे की वीडियो में हम लोग आगे के अनुच्छेदों को याद करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे मैं आगे के अनुच्छेद की ट्रिक अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।